नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान कांग्रेस ने 2 और चेहरों को, नेताओं को और बड़ा कद देने का प्रयास किया है और उससे उपचुनाव से पहले उसके मायने, उसके अर्थ, उसके संदेश देने की कोशिश भी की है। कांग्रेस पार्टी लगातार अब जिस तरह से बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष, नए प्रदेश प्रभारी, राज्यपाल नए, तमाम जो टीम है वो पूरी तरह से बदल गई है। खास करके राज्यपाल, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष तीनों की जो नियुक्ति हुई, आरएसएस को खुश करने की, आरएसएस की नाराजगी दूर करने की, उसमें साफ स्पष्ट संदेश दिखा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी में अब 2 और चेहरों को ज़िम्मेदारी दी गई है। उन दोनों चेहरों के रामकेश मीणा और रफ़ीक खान, उन दोनों को ज़िम्मेदारियाँ देने से इस उपचुनाव में क्या संदेश जाएगा, कांग्रेस पार्टी के भीतर इसका क्या मतलब है, इससे कार्यकर्ताओं पर क्या असर, किस तरह के समीकरण साधने का प्रयास पार्टी ने किया है, जनता में इसका क्या असर होगा, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश हम हमारे खास मेहमानों के साथ करते हैं। राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम झा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, विनय जोशी जी, दौसा से वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, इन दोनों व्यक्तियों को जो ज़िम्मेदारी दी गई है, इसका मतलब क्या है? पार्टी ने इन दोनों को उपयुक्त कैसे समझा? इनका चयन किस आधार पर किया गया है? देखिए मीना जी, रामकेश मीणा जी कांग्रेस पार्टी के पुराने और अनुभवी नेता हैं। मीणा समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो पहले भी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रह चुके हैं। उनको पुराना अनुभव है, इसलिए उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और रफीक खान जी मुस्लिम समाज से आते हैं। व्यापारी वर्ग में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जयपुर से लगातार 2 बार जीत के आ रहे हैं। एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी को हराया था। दूसरी बार उन्होंने एक बहुत बड़े पंजाबी नेता रवि नैयर जी को हराया था। तो रफीक खान जी की मुस्लिम होने के साथ साथ हिंदू वर्ग में और व्यापारिक वर्ग में बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए इन दोनों नेताओं की अपनी इनकी कार्य क्षमता को देखते हुए इनकी विधानसभा में शानदार इनका प्रदर्शन रहा। इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी अच्छी पकड़ है। दोनों सुलझे हुए नेता हैं। आला कमान से इनके अच्छे संपर्क हैं। कार्यकर्ताओं के इनके अच्छे संपर्क हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के इनके अच्छे संबंध हैं। टीकाराम जूली से भी इनके संबंध है। पायलट साहब से, गहलोत साहब से और तमाम राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं से बहुत अच्छे संबंध है। दोनों सुलझे हुए नेता हैं, अच्छी सोच विचार रखते हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को इनके आने से उपचुनाव में भी फायदा होगा। और फिलहाल विधानसभा में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है उसके तहत इनकी नियुक्ति हुई है। विधानसभा में भी हमारी कांग्रेस पार्टी को इनकी नियुक्ति से बल मिलेगा। राजीव तिवारी जी, राजकुमार शर्मा जी जिस तरह के संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, आला कमान, सबसे अच्छे रिश्ते हैं इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के। वाकई में कांग्रेस पार्टी में ये संभव है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये दोनों को जिम्मेदारी देकर पार्टी के कितने, कहाँ, कौन से तीर सीधे लगेंगे, निशाने पर लगेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, जातिगत समीकरण बनाने के लिए इन दोनों की नियुक्ति की गई है। उपचुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव में दौसा और पुनियारा सीट है, मीणा बहुल सीट है दोनों। तो रामकेश मीणा जी को इसलिए यहाँ पे उपनेता बना दिया गया है। और ये आपके रफीक खान है, तो वो झुंझुनू और वो इनकी जो हनुमान बेनीवाल की सीट थी उसके लिए। खींवसर। अब 5वीं हाँ। सीट तो वो वहाँ पे आदिवासी बेल्ट की सीट है, तो वहाँ तो वो राजकुमार रोड जी जिसको कहेंगे वो खड़ा होगा और उसके बाद वो हो जाएगा। तो ये 4 सीटों के लिए ये पूरा समीकरण हुआ है।
और इसीलिए इन दोनों को ये अभी तत्काल, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से आरएसएस वाला कार्ड खेला, तो इनके लिए भी अब जातिगत तो नए कोई इक्वेशन बनाने की बात थी, तो वो उसको साधने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं अभी। वरना अभी इस तरीके की जब विधानसभा का सत्र समाप्त हो रहा है उस समय आप घोषणा कर रहे हो, ये करना था तो आप पहले करते जब बजट सत्र शुरू हुआ था। कांग्रेस पार्टी हर काम आराम से करती है, तसल्ली से करती है, धीरे धीरे करती है। तो इसलिए ठीक है, ये काम भी हो गया। इधर अध्यक्ष भी बदल गए, प्रदेश प्रभारी भी बदल गए, राज्यपाल भी नए आ गए, तमाम मतलब राज्यपाल को तो नए को आना ही था, राज्यपाल को तो नए को आना ही था, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री को मजबूत किया जाना, लग रहा है आपको कि मजबूती दी गई है मुख्यमंत्री को भी? नहीं, इसमें और देखिए जिस तरीके से कल बजट का समापन हुआ और जो पारित हुआ बजट, और उसमें जो मुख्यमंत्री का पूरा भाषण था वो भी उपचुनावों के मद्देनजर ही किया गया। जितनी भी घोषणाएं की गई, 500 की 1000 बसें कर दी बस। अभी पिछले 8 महीने में 5 बसें आई हैं खाली, जो 500 की घोषणा करी थी। तो ये 1000 बसें कब तक आएंगी? 2047 तक, जब विकसित भारत हो जाएगा। श्याम झा जी, अभी वो पुराने 5 जो एसटीपी है वो कंप्लीट नहीं हुए, है ना? तो अब ये द्रव्यवती नदी कैसे साफ हो जाएगी भाई? एसटीपी तो खैर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान से जल शक्ति मंत्री रहे, देश में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एसटीपी अगेन, बहरहाल मैं वापस मुद्दे पर आती हूँ। श्याम झा जी, राजीव तिवारी जी की जो चिंता है कि आपने 500 से 1000 बसें की, लेकिन धरातल पर काम शुरू कब होगा, ये बात पूरे स्टेट के पर्सपेक्टिव में हर दिन आपसे पूछी जाएगी। हमसे ज्यादा विपक्ष को पूछनी चाहिए, जनता को पूछनी चाहिए। हमारा तो काम विपक्ष और जनता जो सवाल सरकार से कर रही है वो आप तक पहुंचाने का है। लेकिन श्याम झा जी, कांग्रेस पार्टी ने जिन 2 चेहरों को जिम्मेदारी दी है, आपको क्या नजर आ रहा है उसमें? आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं ये दोनों चेहरे? देखिए मीना जी, जो 2 चेहरों को जिम्मेदारी दी है, दोनों अपने अलग अलग दिशा के लोग हैं। जो कांग्रेस के वास्तव में जो नेता है, अशोक गहलोत कहाँ है? दिखाई दे रहे हैं, कहीं नजर नहीं आते। विधानसभा में अटेंडेंस पूरी नहीं है। सचिन पायलट जो माने जाते हैं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, गद्दावर नेता है, उनकी कहीं उपस्थिति नजर नहीं आती। तो केवल और केवल खाना पूर्ति करना और विधानसभा में हल्ला गुल्ला करके केवल दिल्ली में अपने जो नंबर बढ़ाने के अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। मीना जी, ये सीधा सीधा कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही, तो ये दोनों चेहरे आपके मुताबिक कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? रफीक खान, रामकेश मीणा, इन दोनों की कोई उपयोगिता नहीं है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीजेपी के? जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी के। बीजेपी अपने पूरी तरह से अपने काम पे ध्यान देती है। कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है। कार्यकर्ता विधानसभा में, वार्डों में, बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर, सभी स्तरों पे अपने काम में लगे हुए हैं पूर्ण रूप से, और अपने लक्ष्य पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी का जो अंतरकल है वो पिछले 5 साल से पूरे राजस्थान में तो देखा ही देखा, देश में भी देखा। से भ्रमित मत होइए, भ्रमित मत होइए। कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ अंदर खाने उनके किचन में पक रहा है, इसमें आपको बहुत दिलचस्पी है। मेरा सवाल ये है कि रफीक खान और रामकेश मीणा कि दोनों लीडर के रूप में आप कैसे देखते हैं? विधानसभा में दोनों की परफॉर्मेंस जब होगी तो आपकी सत्ता पक्ष की वैसी तुलनात्मक रूप से परफॉर्मेंस, अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का सत्ता में जब रही है, तब जो मंत्री तुलनात्मक रूप से मुख्यमंत्री बहुत दिग्गज हुआ करते थे, वैसी तस्वीर इस वक्त नहीं है। तो इन दोनों के आने से क्या फर्क पड़ेगा? मीना जी, हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल दिग्गज हैं, और मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, कांग्रेस भाजपा से तो तब लड़ेगी ना जब उनका आपस का लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। उनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, भाजपा से तो क्या लड़ेगी कांग्रेस। मुझे कांग्रेस के किचन में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके वहाँ क्या हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पूरे राजस्थान ने देखा, देश ने देखा है किस प्रकार से आपस में लड़ते हो, तो किस प्रकार से जूतम पछाड़ होती है आपस में। अच्छा, कैसे कैसे जनप्रतिनिधि हैं ये दोनों, रफीक खान और रामकेश मीणा?
देखिए, जनप्रतिनिधि है, चुन के आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वास्तव में धरातल पर क्या स्थिति है वो पूरा प्रदेश जानता है। उनके विधान, मैं खुद आदर्श नगर विधानसभा में रहता हूँ, मुझे पता है आदर्श नगर विधानसभा की क्या स्थिति है, पिछले 5 साल क्या स्थिति रही है, मैं जानता हूँ उस चीज को। जी विनय जोशी जी, रामकेश मीणा के आने से दौसा की सीट पर, देवली उनियारा की सीट पर क्या फर्क पड़ेगा? नमस्ते मीना जी। जी नमस्कार। अभी हमने जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो, उससे पहले पिछली बार, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, वो हमने दोनों ही देखा। पूरी राजस्थान के अंदर जो एक्टिव बाहुल है वो कांग्रेस के साथ गया है। उपलब्धि तो कांग्रेस की तब होती जब वो सैनी को कोई आगे लेते। सैनी समाज को पिछड़ने के लिए, पीछे करने के लिए इन्होंने मीना कार्ड खेला है। मीना तो पहले ही कांग्रेस के साथ है, मुसलमान पहले से कांग्रेस के साथ है। इसमें कोई बहुत बुद्धिमानी का निर्णय नहीं है। कोई दोनों बहुत बड़े वक्ता नहीं है, कोई बहुत अच्छे वक्ता हो, कोई विधानसभा में इन्होंने बहुत बड़ी छाप छोड़ रखी है, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। तो मकसद क्या था? मकसद केवल जो ढींगा मक्की हो रही है आपस में टांग खिंचाई जो हो रही है कांग्रेस में, ये इसी की परिणति है। दोनों को पद दिया गया है, वरना कोई अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई फायदा नहीं है। अगर दौसा के अंदर मीणा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस से लड़ेगा तो कांग्रेस के साथ रहेंगे मीणा, और बीजेपी से मीणा लड़ेगा तो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो क्या उपयोगिता रही उनकी? मुसलमान वोटर हैं, वो चाहे बीजेपी से कोई लड़े चाहे कांग्रेस से कोई लड़े, उनको तो कांग्रेस में जाना। ऐसा कोई वोटर हुआ हो आप आपको ये समझ में आ रहा हो कि इनके आने से कांग्रेस को ये फायदा हो जाएगा? असल में अगर आप देखो तो कांग्रेस 3 साल तक रेस्ट मोड पे रहती है। जैसे सरकार से बाहर जाती है, कांग्रेस रेस्ट मोड पर आ जाती है। ये तो भी उपचुनाव है, उपचुनाव के जाते ही आपको कांग्रेस 3 साल तक रेस्ट मोड पे नजर आएगी, फिर आपको कांग्रेस एक्टिव नजर आएगी 1 साल होने से पहले। तो फिर संगठन में कुछ करेंगे। रामकेश मीणा का व्यक्तिगत जो अभी तक का राजनीतिक सफर है, उस लिहाज से उन्हें इस जिम्मेदारी को देने से उनके राजनीतिक करियर में आप क्या फर्क देखते हैं उससे? उससे फर्क तो पड़ता ही है। व्यक्तिगत आदमी की खुद की ये तो बनती है ना कि कुछ उन्होंने काबिलियत थी तो ये तो पद मिला है। वो तो पद के साथ जुड़ी गरिमा है। खुद की गरिमा तो विधानसभा का पता होता है ना, पर विधानसभा में हमने क्या उपलब्धि हासिल की अब तक की, वो तो विधानसभा में जो विधायक रहे उनको पता है। हमको पता है कितनी वो खबर में चर्चा में रहे, ये हमको पता है। तो बात पद से तो गरिमा बढ़ती ही बनती है। तो पद का फायदा तो इन दोनों को मिलेगा, कांग्रेस को मिले या नहीं मिले इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को फायदा जरूर मिलेगा। जब इन दोनों को फायदा मिलेगा तो इनके आसपास की टीम, कार्यकर्ता, दौसा के कार्यकर्ताओं में इनसे जुड़े हुए जो हैं और पब्लिक में क्या रिएक्शन है विनय जी? मीना जी, जब कास्ट बेस पे चुनाव लड़ा जाता है तो इन चीजों के ना तो विकास का महत्व रहता है ना व्यक्ति का कोई महत्व रहता है। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रचार किया था ना बीजेपी के लिए। किरोड़ीलाल मीणा से तो बड़ा नेता नहीं है रामकेश जी, क्या मिला बीजेपी को? अगर भारतीय जनता पार्टी 200 चुनाव में अगर किसी मीणा को मैदान में उतारती है तो इनका क्या रोल रहेगा? कोई रोल रहने वाला नहीं है। जो किरोड़ीलाल जी का रहा वो इनका रहेगा। अगर कांग्रेस से कैंडिडेट मीणा उतरता है तो किरोड़ीलाल जी क्या रोल रहेगा? जो पिछले विधानसभा लोकसभा में रहा था वो अब रहेगा। व्यक्तिगत लाभ इनको मिल सकता है, इसमें अपन नकार नहीं सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब कौन सा चुनावी सीजन है? आप देख रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल रेस्ट मोड में आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही थ्योरी अपना रखी है, 3 साल तक रेस्ट मोड में रहते हैं, जब चुनाव आते। विनय जी, हर पार्टी का, हर व्यक्ति का, यानी कि जो राजनीति से जुड़ा हुआ राजनीतिज्ञ है उसका चरित्र, समय और कार्यशैली समय के साथ भी अपने हिसाब से रास्ता बदलती है, लेती है। अभी देखना होगा अब तक का जो कांग्रेस का इतिहास है उसी पर काम करती है। वो कांग्रेस अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस थी जो चुनाव से ठीक 2 महीने 3 महीने पहले आते, उससे पहले वो विधानसभा कभी नजर नहीं आते थे, जब कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत हुआ करते थे। आज की तारीख में अब कांग्रेस पार्टी का चेहरा राजस्थान में अशोक गहलोत वर्तमान नहीं है।
वर्तमान में एक सचिन पायलट हैं जो पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से चेहरा नहीं है, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में रहना जानते हैं, तमाम प्रयास करते हैं इसके। गोविंद सिंह डोटासरा भी तुलनात्मक रूप से एग्रेसिव नेता के रूप में है। हालांकि टीकाराम जूली बहुत शालीन और बहुत सौम्य और जिस तरह के नेता हैं, उतने आक्रामक नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो नहीं दिख पा रहे। श्याम सुंदर शर्मा जी, दोनों जो रफीक खान और रामकेश मीणा, इन दोनों को कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूत बनाने की कोशिश की है, ताकत देने की कोशिश की है, उससे पार्टी कितनी ताकतवर होगी? मीना जी, कांग्रेस मजबूत कैसे होगी, क्या होगा, ये तो अभी जब चुनाव आएगा, उपचुनाव जब मालूम पड़ेगा। देखिए, रामकेश मीणा और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के संबंध पुराने हैं, दोनों आपस में एक हैं। आपने देखा कि जब आमेर वाले मंदिर को लेके जो घटना हुई थी, दोनों ही झंडा लेकर के गए थे वहां तक। और देखिए, गंगापुर से आते हैं और करोड़ीलाल मीणा भी राजनीति तो वही करते हैं। अब देखिएगा, निश्चित तौर पर मीणा जाति में किसका वर्चस्व है, किसका नहीं है, ये तो देखिए दोसावासी ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का जो प्रतिष्ठा पहले थी, वो शायद घटी है। अब देखिएगा, इनके परिवार को लेकर के मुरारीलाल मीणा का परिवार उग्रता वाला नहीं है, शांत प्रभाव का आदमी है। हर जाति को वो सहन कर लेते हैं और वो उनको सहन कर लेते हैं। जनरल सीट पे होने के बावजूद भी मुरारीलाल मीणा जीत के आते हैं। और देखिए, करोड़ीलाल मीणा पहले थे कोई जमाने में जब पूछते थे, लेकिन अब डॉक्टर साहब का इतना परिवार का वो रुख नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस तरह की घटना पहले देखिएगा कि मैंने तो देखा था दौसा के अंदर, जब डॉक्टर साहब जीते थे तो किस तरह का माहौल बना था, बाजार बंद हो गए थे, क्या हो गए थे, बहुत सारी घटनाएं याद होती है बहुत सारी। और यही है कि देखिएगा, लोग दुखी होकर के जम्मू कश्मीर वाले को ला करके यहाँ चुनाव लड़ाया करते थे, चेची को, और परवेज सिंह जी के जमाने में हुआ था, क्योंकि चुनाव लड़े थे और बहुत सारी मतलब। लेकिन देखिएगा, निश्चित रूप से पार्टी चाहती है कि भाई देखिएगा कि यदि हमने एससी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया, एसटी को अब उन्होंने देखिएगा जिस प्रकार से उपनेता बनाया है, और आपने उसके बाद एक मुस्लिम को विधायक को उन्होंने एक सचेतक बनाया, अब एक कोषाध्यक्ष किसको बनाएंगे, एक और जाति को किसी को बना सकते हैं। देखिएगा, निश्चित तौर पर बहुत दिन से मैं भी कह रहा था विधायक दल का गठन नहीं हो रहा, लेकिन कामकाज तो रफीक संभाले हुए थे, पहले भी संभाल रहे थे, अब भी संभाल रहे थे। रफीक खान को क्यों बनाया, क्या कारण है, बहुत अलग अलग चीजें हैं अभी, क्योंकि देखिएगा ये किसका व्यक्ति है किसका नहीं है। देखिए, रामकेश मीणा तो कांग्रेस के थे ही नहीं, ये तो बीएसपी से जीत के आए थे, फिर निर्दलीय जीत के आए थे, ये तो कांग्रेस में तभी शामिल हुए। अब कांग्रेस में किस तरह के अशोक गहलोत के थे सलाहकार भी थे, राजनीतिक सलाहकार रामकेश मीणा भी हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि अशोक गहलोत की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ भी महत्वता नहीं है, वो सोते सोते बीमार होने के बाद भी कांग्रेस में बहुत कुछ करते हैं अंदर से। अब बताइए कि ये रफीक खान किसका व्यक्ति है, रफीक खान को किसने टिकट दिया। देखिए, बहुत सारी चीजें अभी देखिए, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है। अब भले यहाँ कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में, लेकिन आपने हाउस में देखा कि कल मैं देख रहा था कि खुद सचिन पायलट बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। कौन बोल रहे थे, दो ही बोल रहे थे। दोनों की स्थितियां किस प्रकार की, विधानसभा अध्यक्ष किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को डांट के बिठा देते हैं, वो पुराना जमाना भूल जाते हैं देवरानी जी। लेकिन हाँ, जिस तरह के आज के घटनाक्रम को देखें, कांग्रेस ने जो मजबूती के साथ बात करनी चाहिए वो नहीं हो पाई, और विधानसभा अध्यक्ष ने सजा भी दे दी। शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति को 2 दिन की सजा मिली कि वो हाउस में तो आएंगे, बोलेंगे नहीं। अब ये कितनी अच्छी स्थिति है कांग्रेस की, 70 लोग हैं, और उधर से जब मदन दिलावर की बात आती है तो किस तरह से माफी मांगते हैं, उनको तो कोई सजा मिलती नहीं है। शांति धारीवाल ने पुराने घटनाक्रम को बतलाया कि मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में जिस प्रकार की घटना घटी थी, और भैर सिंह जी ने क्या कुछ कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, और इसी विधानसभा में चप्पल फेंकी गई थी रघु शर्मा ने, फिर क्या हुआ। जिस तरह से स्थितियां बन रही है, और जो कांग्रेस मजबूती की बात कर रहे हो आप बार बार, क्या मजबूती दिख रही है, एकता का सूत्र दिख रहा है। कल मैं देख रहा था जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, कांग्रेस का पूरा सदन खाली था, पता नहीं क्यों। मुख्यमंत्री के भाषण में तो सब लोग मौजूद होते थे। कांग्रेस में भी कटुता, एकता, सब कुछ नहीं है मीना जी, जो होनी चाहिए।
जी, वो तो पिछले लंबे समय से नहीं है। पिछले अशोक जी का पूरा टेन्योर जो है वो ऐसे ही निकला था, खींचतान में निकला था लगातार। और ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा श्याम सुंदर शर्मा जी कि अशोक जी की चलती नहीं है। मैंने कहा आज की तारीख में वो चेहरा नहीं है कम से कम पार्टी का अधिकृत चेहरा कौन है? टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट राष्ट्रीय मीना जी, महामंत्री। तो नहीं, जी, मीना जी वो घर पे सोते रहते हैं तो दोनों मिलके भी आए वो थे। वो तो उनका ऐसी स्थिति में अनुभव है, चेहरा वो तो वो, उनका क्योंकि वो अभी अनुभव है, उनको वो उनका विधानसभा ने अनुभव छुट्टी है। दी है। वो नहीं जी, बीमार है, इसलिए उनको विधानसभा में छुट्टी दी। जैसे करोड़ीलाल मीणा को छुट्टी दी है, वैसे जैसे अशोक गहलोत को कल ही छुट्टी दी है। तो ऐसी जी, स्थिति में ये कहना कि वो चेहरा नहीं है, देखिए चेहरा तो दो ही चलेंगे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। तीसरे चेहरे, ये तो चेहरे क्या है कि पार्ट टाइम के है, विधानसभा में हल्ला गुल्ला कर लो, बाहर हल्ला गुल्ला करने के लिए तो दोनों नेता है। सड़क पे हल्ला कौन करेगा? सचिन पायलट हाँ, करेगा, विधानसभा में नहीं करेगा हल्ला, क्योंकि हाँ, विधानसभा की हैसियत इन दोनों के लिए प्रदान की है। भाई राजनीति करो राजस्थान की, यहीं तक सीमित रहो, बाहर जाने के लिए तो हम दोनों तैयार है। तो इसलिए देखिए जी, अभी राजनीति में बहुत कुछ शांत वातावरण है। शांत वातावरण थोड़े टाइम बाद किस तरह से उबाल लेगा, अभी थोड़ा शांत रहिए, बाद में मालूम पड़ेगा जी, कुछ। जी, जी। लेकिन अभी जो मालूम पड़ रहा है वो ये है कि इन 2 लोगों को पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है और जब कोई भी पार्टी में बदलाव होता है तो उसका छोटा-बड़ा संदेश ज़रूर उसमें निहित होता है, चाहे कुछ भी हो उसका मतलब। सिर्फ़ इतना ही मतलब हो कि इस व्यक्ति का यहाँ तक पहुँच था और इसलिए तमाम काबिल लोगों को पीछे छोड़कर भी आप यहाँ पहुँच गए। तो मैंने ये लास्ट बोला है, इससे पहले के बहुत सारे नहीं, कारण होते लेकिन हैं आपने पार्टी को रमेश मीणा मजबूत को भी करने के लिए। नहीं, आपने मीना जी रमेश मीणा को भी देखा था, उपनेता थे और वो जी, भी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी क्या जी। स्थिति थी, कोई मानता ही नहीं था। वो कहते मैं उपनेता हूँ, मैं स्थापित ही नहीं कर पाए थे। अभी वो रामकेश मीणा वो की निर्भर स्थिति वो क्या है? निर्भर व्यक्ति पर भी करता है, वो निर्भर उस शख्स पर भी करता है जो उस पद पर काबिज होता है, उस पद के साथ कितना न्याय कर सकता है। इसीलिए तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तब से अब तक लेकर इस बात की चर्चा है कि पहली बार के विधायक को बनाया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी प्रयोग कर रही है, राजीव तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी भी अब प्रयोगों पर आगे बढ़ रही है ऐसा दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ दिग्गजों ने जिस तरह विधानसभा में पिछले कुछ समय से शब्दावली का इस्तेमाल किया है, कांग्रेस पार्टी भी अब नई लीडरशिप अपनी तैयार कर रही है प्रदेश में, ऐसा भी महसूस हो रहा है इससे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए शांति धारीवाल जी ने पिछली विधानसभा में भी जो एक वाक्य बोला था और पूरे देश में बहुत ही चर्चित और काफी उस पर निंदा हुई थी उस वाक्य की भी, हम्म, तो उसी तरीके का तो अब नए लोगों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि पुराने लोग जल्दी उखड़ने लग गए हैं। वो जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वो जो भी मन में आता है वो भाषा का प्रयोग कर लेते हैं और अब वो सबकी राजनीति उतार पर है। अगले चुनाव तक नए लोगों को आना ही होगा। नए लोगों को इस समय जो 5 साल का है, 4.5 साल का बचा है, उसमें उनको तैयार होके अपने क्षेत्रों में उतना प्रभाव बनाना पड़ेगा और वो तभी बनेगा जब उनको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। अभी अगर आप जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो 4 साल किस फेज को लेके अपने जाएंगे लोगों के बीच में? कुछ तो उनके पास होना चाहिए ना बताने को कि भाई हाँ मैं पार्टी मुझे ये समझती है, मैं इस पार्टी के इस उसमें हूँ, तो मुझे आप समर्थन दीजिए। पार्टी के जो लोग हैं वो सुनेंगे, जनता सुनेगी, उनके काम कराने वो लोग उनके पास आएंगे। अब जब वो किसी पद पे ही नहीं होंगे तो वह क्या करने आएगा आदमी? यार कार्यकर्ता है, इसके पास क्या जाना। तो अब आप देखिए धीरे धीरे जितने भी पद हैं उन पर रिप्लेसमेंट की जो दोनों ही पार्टियों में होगी वो प्रक्रिया जी, शुरू हो चुकी है और वो अब धीरे धीरे सभी जगह इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ भी अध्यक्ष को नया लेके आए, मुख्यमंत्री बिल्कुल फ्रेशर को लेके आए और जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बिल्कुल एक तरीके से, दिया कुमारी जरूर 2 बार की सांसद थी लेकिन फिर भी उतना उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था जिस हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे ही और मंत्री हैं जो दूसरे, उनको भी इसी तरीके से
अब किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दे दिया, उसको कोई गांठ ही नहीं रहा है, ना स्वीकार कर रहे हैं ना स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको भी अधर जूल में डाला हुआ है बिल्कुल ये। और वो सिर्फ वहीं तक है जब उपचुनाव हो जाएंगे, उसके बाद तत्काल उनका भी स्वीकार हो जाने वाला है। जी। अभी वो जो 2 सीटें हैं तो उन पर उनका थोड़ा बहुत जो प्रभाव है उसका फायदा उठाएंगे। राजीव जी, राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये दो ही इस वक्त दिग्गज नेता हैं। दिग्गज मतलब अपने अपने समय के अनुभवी बड़े नेता बीजेपी में हैं। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी मीणा को तो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो अब इसके बाद उनकी निजी महत्वाकांक्षा कितनी है, क्या है, वो एक अलग मुद्दा है। राजेंद्र राठौड़ एकदम किनारे हैं। अभी उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, राज्यसभा की जो सीट 2 साल के लिए खाली होनी है उस पर उन्हें दिया जाएगा या कुछ और। लेकिन कुल मिलाकर इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही राजनीतिक दल नई लीडरशिप पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से पहले परंपरागत, हालांकि राहुल गांधी ने 2009 और 2009 जो यूपी 1 और यूपी 2 में ये बहुत प्रयास किया था कि नई लीडरशिप डेवलप हो, और उसकी हम तस्वीर भी देखते हैं पूरे देश में। अलग अलग राज्यों के जो युवा नेता कांग्रेस पार्टी में दिखते हैं, सचिन पायलट भी उसी टीम का हिस्सा है। तो नई लीडरशिप को जिम्मेदारी दी जा रही है। अब उनमें से कौन कितना काबिल होता है, निकल कर आता है, ये समय बताएगा। देखिए, राहुल गांधी ने जो नई लीडरशिप के लिए एक मुहिम छेड़ी थी और अपने नजदीकियों को अच्छे अच्छे पदों पर बिठाया था, उनकी एक अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें से देखिए अब 2-3 को छोड़कर सारे बीजेपी में जा चुके हैं। तो वो प्रयास तो उनका, अब उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि उस समय कांग्रेस पार्टी किसी उस पे नहीं थी, सरकार में नहीं थी, उसकी सीटें बहुत घट गई थी, लोगों को उसमें अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था। वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा और इस तरीके के और जितने लीडर थे वो सब छोड़ कर नहीं जाते। तो इसमें राजनीति में बुजुर्गों का और युवाओं का दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है और दोनों का जो समन्वय होता है वो बहुत जरूरी है। दोनों का जो एक संतुलन है वो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना फिर क्या है कि असंतोष पैदा होता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरू किया जाए, एक एक दो, अब राहुल गांधी ने तो एक साथ सारे बदलने की कोशिश की थी, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे एक एक दो करके पद पे उसमें से जितने चेहरे जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन जिंदल, ये तमाम लोग हैं, राजीव तिवारी जी, जो हमेशा सत्ता के साथ रहे, सत्ता में ही पले बढ़े, इसलिए सत्ता छोड़ नहीं पाए, सत्ता का मोह छोड़ नहीं पाए। तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वापस नहीं आएंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं आएंगे नहीं, लेकिन अब कांग्रेस इनको लेगी वापस, ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभियान इधर कांग्रेस मुक्त और फिर कांग्रेस युक्त चला था, वो आने वाले समय में कैसे, किस रूप में, कब कैसे करवट लेगा, वो तो वक्त भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की तारीख में जो प्रयास किया जा रहा है, राजकुमार शर्मा जी, आप अपनी पार्टी के इन दोनों नेताओं की, एक तो आपने बताया कि इनका सबसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए इनको ये जिम्मेदारी दी गई, सभी के आपने सिलसिलेवार नाम लिए। अब अगर हम इन दोनों की पार्टी को योगदान की बात करें कि इन्होंने पार्टी को अब तक क्या दिया है और ये क्या दे सकते हैं, तो आप पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इन दोनों में क्या काबिलियत देखते हैं जिससे पार्टी मजबूत होगी? मैंने कहा ना मीना जी, रामकेश मीणा जी और रफीक खान जी दोनों अनुभवी, मैंने कहा विधायक हैं। रफीक खान जी के लिए मैंने आपको बताया कि रफीक खान जी ने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष को हराया। बड़ा चुनाव हुआ था, जयपुर का माना हुआ चुनाव था वो, राजस्थान का एक हॉट सीट थी, उसको आराम से अशोक फडणवीस जी को बहुत प्यार से चुनाव हराया। जबकि अशोक फडणवीस जी खुद पंजाबी समाज से आते हैं, उनकी एक अच्छी पकड़ है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। उसके बावजूद, क्योंकि रफीक खान जी का मैंने आपको निवेदन किया, व्यापारी वर्ग में बहुत अच्छा संपर्क है उनका, अपने समाज के साथ साथ व्यापारी वर्ग में बहुत अच्छा संपर्क है। ठीक है, उनका ये लाभ तो पार्टी को मिल रहा है। हुई उनकी चुनाव लड़ने की, राजकुमार जी। अब बात चुनाव लड़ने से आगे की आ गई है, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी दे दी गई है।
तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी से उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, बढ़ जाती हैं। वो बढ़ी हुई उम्मीदों में वो कहाँ क्या करेंगे, क्या लगता है आपको, पार्टी को क्या लगता है? उनको जो जिम्मेदारी मिली है वो चीफ व्हिप की मिली है। उनकी जो जिम्मेदारी है वो विधानसभा के पटल की जिम्मेदारी है, विधानसभा के अंदर की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे उन्होंने अब तक बेहतर परफॉर्मेंस दी है, इसलिए सरकार पार्टी ने उनको सोचा है कि वहां पर मुख्य सचेतक की भूमिका में लिया जाए, और वो मुख्य सचेतक की भूमिका बेहतर निभाएंगे, इस बात का हमको भरोसा है। और मुख्य सचेतक की भूमिका के साथ साथ विधानसभा के बाहर पार्टी को भी बहुत ताकत देंगे, इस बात का हमको भरोसा है। पहले भी ताकत दे रहे थे, आज नई जिम्मेदारी मिलने के साथ उनको नया कॉन्फिडेंस भी आएगा, नया अनुभव भी मिलेगा, और नए अनुभव के साथ साथ निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को और पार्टी को वो लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, जब चीफ व्हिप की बात होती है और राजकुमार जी जिस तरह से रफीक खान की पैरवी कर रहे हैं, इस वक्त जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको हम जब देखते हैं सदन के भीतर, क्या रफीक खान कुछ अपनी छाप चीफ व्हिप के रूप में विधानसभा में छोड़ पाएंगे? मीना जी, वो तो काम कर रहे थे जब से सदन शुरू हुआ है, वो लिस्ट बना करके देने का काम तो कर ही रहे थे। वो तो मैं तो देख रहा था, मैंने कहा आजकल ये, मैंने पूछा भी था टीकाराम जूली से, मैंने कहा ये आजकल रफीक खान लिस्ट बना रहा है क्या है, तो मैंने कहा जिम्मेदारी देने वाले हो क्या, तो हंस गए थे वो, कल भी मेरी बात हो रही थी। अब राजकुमार जी बार बार कह रहे हैं कि बड़े अनुभवी है, सब कुछ है, टिकट कैसे मिला था राजकुमार जी ये भी पता है ना आपको? रफीक खान को किस आधार पे मिला था ये तो पता है? आपके कांग्रेस के बहुत पुराने वफादार व्यक्ति हैं, तो आपके कार्यकर्ता रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं बातें खोलना नहीं चाहता, बहुत सारी बातें ऐसी है राजकुमार जी आप भी नहीं बोल पाओगे, टिकट कहाँ से कैसे लेके आए आपको ही पता है, तो इसलिए निश्चित तौर पर हाँ वो काम करें, अच्छे है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी सचेतक ही थे, आपने देखा कांग्रेस के लंबे समय तक, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बने वो, क्योंकि प्रभावशाली भूमिका में बोलने करने में होता है। रफीक खान ठीक बोलते हैं, मैं भी देखता कि वो हर चीज में बोलने का पसंद भी करते हैं, जिस प्रकार से उनपे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग पाते हैं। बाकी गोविंद सिंह डोटासरा को तो लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरह से कविता पढ़ करके जो आरोप लगा दिए, और बैठे हुए सचिन पायलट पे भी अकल आरोप लगा के चुपचाप बैठ करके और सुनते रहे सबके सब, और बड़े, और जिसे टीकाराम जूली ने जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया था कि आप कम से कम पुरानी चीजों को पढ़ लिया करो, बोला करो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलत बोले हो आप, मैंने तो नरेगा की बात ही नहीं की थी, नरेगा की बात तो अभी पेड़ लगाने वाली बात की थी, मैंने तो कुछ और कहा था कि तो देखिए जिस प्रकार से तारतम्य बैठता है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई तुम अनभिज्ञ हो, और वो आरोप लगा देते हैं प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर और मुख्यमंत्री के ऊपर। प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हुए आरोप लगाते हैं कि बुरा मत मानना मुख्यमंत्री जी, आपको ज्ञान कम है, तो फिर वो ज्ञान की बात कह करके सुदर्शन चक्र की बात कह देते हैं। तो विधानसभा का माहौल में देख रहा था, और अब मौजूदा स्थिति में कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी, इसलिए निश्चित तौर पर संगठन की दृष्टि से विधायक दल का गठन तो पहले हो जाना चाहिए था। अब तो विधानसभा बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन अभी सत्ताधारी पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक तो की है, लेकिन उनका विधायक दल पूरा नहीं बन पाया, उनके भी अभी अधूरा ही है। अब देखिएगा जिस तरह से बातें हो रही है, अब राजेंद्र राठौड़ भी कोई जमाने में सचेतक हुआ करते थे, अब राजेंद्र राठौड़ की बार बार बात करो, वो देखिएगा तो कि आजकल प्रभारी है, एक सीट की जिम्मेदारी तो उनको दी है, क्योंकि वहां पर राजपूत जिलाध्यक्ष है, इसलिए उनको, जो कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री से गुफ्तगू करने में, ये अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद थे, तो राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे, और बाकी के बहुत सारे लीडर, मैं भी मिल रहा था, तो मेरे को भी लगा था भाई किस तरह का माहौल हो रहा है। तो ये देखिएगा अभी तो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से निश्चित तौर पे कांग्रेस को पकड़ मजबूत करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से तारतम्य बैठ रहा है, बैठना चाहिए। देखिए राजनीतिक खेल तो यही होता है कि आप सत्ता को किस प्रकार से घेरने का प्रयास करो। अब मैं फिर वही कह रहा हूँ, शांति धारीवाल को किस तरह से कर दिया, वो हाँ वो गलती थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और रिकॉर्ड में से निकाले जाने की बात होने की बात खत्म हो जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष किसी तरह से कांग्रेस को पकड़ करने, क्योंकि शांति धारीवाल जब प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री और मुख्यमंत्री तक के लिए बड़ी परेशानी पैदा करते हैं वो कई बार, इसलिए ये स्वाभाविक भी है श्याम जी, क्योंकि शांति धारीवाल का जितना लंबा अनुभव है और जितनी, मीना जी मेरा कहने का मतलब 2 दिन तक चुप कर दिया, देखिएगा कि बिल आ रहे हैं, और बिल पे बोलने का अधिकार शांति धारीवाल को बहुत आता है, तो बोलेंगे नहीं 2 दिन तक, हम पारित करा लेंगे। तो देखिए स्ट्रेटेजी के तहत सत्ताधारी पार्टी ने मुंह बंद करने का प्रयास किया, और सत्ताधारी पार्टी तो कर गई, लेकिन प्रतिपक्ष को जो
दमदारी तरीके से विरोध करना चाहिए था, अब क्यों नहीं कर पाए मुझे नहीं पता। राजकुमार जी, मैं तो प्रतिपक्ष में भी जो अच्छे वक्ताओं की स्थिति है, क्योंकि अब गोविंद सिंह डोटासरा तुलनात्मक रूप से अच्छे वक्ता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, तो वो उनके साथ ही उनको चलना पड़ेगा। टीकाराम जूली उतने एग्रेसिव नहीं है, ऐसे में रफीक खान, लेकिन रफीक खान वाकई में कितना उनके पास बोलने का स्कोप विधानसभा में बचता है, मुख्य सचेतक के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें। श्याम झा जी, आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो थोड़ा सा विधानसभा के फ्लोर पे, तो पूरा मैनेजमेंट का सवाल है कि किसका मैनेजमेंट अच्छा है? सरकार का मैनेजमेंट अभी भी तुलनात्मक रूप से जिस तरह के लोग हैं, एक पूरी विधानसभा में इस बात की चर्चा है कि अब तक की सबसे कमजोर विधानसभा कई मायनों में, यहाँ तक कि खुद विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसे में रफीक खान और रामकेश मीणा विपक्ष को थोड़ा सा मजबूत करेंगे, सत्ता पक्ष को उनके आने से अपने आप को और मजबूत करने की थोड़ी सी भी चुनौती लगती है? देखिए मीना जी, मुझे नहीं पता आपके पास ये सोर्स कहाँ से आया कि अभी तक की कमजोर विधानसभा अध्यक्ष और इस तरह की चीजें, क्योंकि अभी इतना बढ़िया विधानसभा सत्र चला है, बिल भी पास हुए हैं और हर तरह से आप देखिए कितने सारे राशन कार्ड धारकों को सिलेंडर देने की योजना, इतनी सारी योजनाएं आई है। राजस्थान में की जनता, गरीब किसान और सबके चहेते मुख्यमंत्री हैं, जो गरीबों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, विद्यार्थियों के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, उन सब के लिए योजनाएं लेके आए और सारे उत्साहित है। गरीबों में खुशी की लहर है कि 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गरीबों को, जो राशन कार्ड पे जिनको शक्कर मिलती है उनको भी सिलेंडर मिलेगा 450 में। तो इस तरह की बात नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो खुद से जूझ रही है, पहले आपस में तो लड़ ले, तो उसके बाद भाजपा का सामना कर पाएगी कांग्रेस। अभी तो आपस में ही समझ नहीं पा रहे कि लड़ना किससे, भाजपा से लड़ना है या कांग्रेस में आपस में लड़ना है। और रही बात सदन में, सदन पूरी तरह से भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार है। सदन में जो राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा सब कुछ किया जाएगा। बाकी रही बात जो कांग्रेस के जिस प्रकार से उनके जो भाषा शैली, धारीवाल जी की भी देखी, जो बौखलाहट जो आ रही है कि राजस्थान में इतना अच्छा करके दे रहे हैं, हम भी कर सकते थे, और वो जो उनका पछतावा जो निकल के आ रहा है और जो उनका डर, जो उन्होंने फर्जीवाड़े किए, धीरे धीरे वो सारी चीजें सामने आने वाली है। हो सकता है धारीवाल जी को कारागार में भी जाना पड़ जाए, तो जो पट्टे बांटने का जो चला था उसके हो सकता है, सब कुछ हो सकता है पे चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी कहा कि आप जेल जाने की तैयारी करिए, लेकिन जाएगा कौन? बात ये है कि जाएगा कौन? बात ये कि वो बड़ी मछलियां कौन सी हैं जो पकड़ी जाएंगी, जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मीना जी, मान के चलिए इस देश में जहाँ मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री भी जेल में, हेमंत जी आगे और ये सोरेन जी और केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, तो मंत्री हैं, ये कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने एक दामाद साहब की चर्चा भी की अपने भाषण में, और वो दामाद साहब कितने लंबे समय से राजस्थान में बार बार वो जिसको कहते हैं ना भेड़िया आया, लेकिन आता कभी नहीं है। वैसे ही दामाद साहब के खिलाफ केस है, जमीन घोटाला है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एकदम सारी सरकारें आपकी भी आई चली गई, अभी भी है। दामाद साहब का क्या बिगाड़ पाते हैं, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर रामकेश मीणा और रफीक खान पर जो दांव कांग्रेस पार्टी ने खेला है वो कितना कारगर साबित होगा, वो इन दोनों की विधानसभा में परफॉर्मेंस से तय होगा। अभी विधानसभा में बहुत कम समय बचा है, मुख्यमंत्री का भी बजट पर भाषण हो चुका है, तो इन दोनों की दरअसल इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।